गुप्त विकार के ऊपर बोलने के लिए मुझे बताया था। बाद में ऐसा हो गया कि यशस्वी आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसी हो सकती है, इसके बारे में भी आप कोई भी गांव में हम जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते तो वहाँ तो बहुत सारी वनस्पतियाँ वगैरह बहुत सारी रहती है वहाँ की, तो उसका जो फ्लोरा है वो आपके पास होना जरूरी रहता है। आप खुद वहाँ जाकर वो अगर तैयार कर देते हैं तो उसका असर आपके प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह से आ सकता है। तो ये फ्लोरा जो है वो हर एक वैद्य ने आपके गाँव का तैयार करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात ऐसी रहती है कि कोई सा भी पेशेंट आ गया तो उसको कुछ ट्रीटमेंट हम अलग आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए एक सूत्र है। वो पहला सूत्र ऐसा है कि ज्वर रोग चिकित्सा, दूसरी जो है वो गृहिणी रोग चिकित्सा, क्योंकि ज्वर में ज्वर अस्पताल संबंधी संघाटा बताया है, और सब ज्वर के जो प्रकार है कोई लक्षण जो रहते हैं व्याधियों के रहते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हैं अगर ज्वर आपको पता रहेगी। ज्वर में अग्नि का मान्य रहता है, एक व्याधि घटक तो उसमें हो गया। दूसरा गृहिणी के बारे में आप सोचते तो गृहिणी के पास अग्नि जो बैठा है और समान जो बैठा है उसके ऊपर पूरा शरीर जो है वो रहता है, उसका स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर रहता है, मन भी उससे संबंधित ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि मज्जा धातु से जाकर मन व्यक्त नहीं हो पाता। गिरासे नाम के वैद्य बोलते थे कि जिसके घर की गृहिणी अच्छी है उसका घर अच्छा है, और जिसके पेट की गृहिणी अच्छी है उसका शरीर अच्छा है। तो इतना इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो आप समझ लो, और ज्वर की और गृहिणी की चिकित्सा जो है वो रट के तैयार करनी चाहिए और पेशेंट के ऊपर उसका असर करना चाहिए। दूसरी एक बात ऐसी रहती है कि पुराने जमाने के जो वैद्य रहते थे कोई भी व्याधि की चिकित्सा जब करते थे तो पहले पेट साफ करके बाद में वो दवा देते थे। तो उसके पहले अत्यधिक एक चीज़ है कि पहले अनुलोमन करने के पहले आपको सहन सेदन करना एक बार बात की बात है, लेकिन पाचन होना बहुत जरूरी रहता है। ये ऐसा क्यों करते हैं सब लोग, मैं सोचता था तो विरेचन पित्त की ट्रीटमेंट है, सब लोगों को पता है, उसका आश्रय धातु जो है वो रक्त है, और कुमार को मटका तैयार करने के लिए जितना खून लगा है मिट्टी लगी है ना, वैसा ब्रह्मदेव को हमारा शरीर तैयार करने के लिए खून लगा है। रक्त एक उपादान कारण है, कोई भी ऑर्गन आप चाहे निकाल कर देख लो उसका उपादान कारण रक्त रहता है। वो अगर अच्छा होना है, रक्तम जीव की स्थिति ऐसा संस्कृत में बोलते हैं। तो अगर ऐसी ये बात है तो आपको पित्त भी अच्छा होना चाहिए, रक्त भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए पहले विरेचन देकर ही आप ट्रीटमेंट करें तो आपको आसानी हो जाएगी, और शरीर के जो अलग अलग सिम्टम्स हैं वो निकलते जाएंगे, और शरीर के बीच का जो व्याधि का हिस्सा है वो ऊपर उभर के आ जाएगा, और उसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो बहुत नालियाँ नदियाँ वगैरह सब बहती रहती है, तो नाला कौन सा है और नदी कौन सी है ये पहले पता नहीं चल जाता जब प्रैक्टिस हम शुरू कर देते तो विरेचन का असर जो है ना उसे लेना बहुत जरूरत है। काढ़ा नाम की जो चीज़ रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के, अर्ली प्रैक्टिस जो शुरू हो जाता है ना उसमें। और लोग घबराते हैं कि काढ़ा देने से पेशेंट टूट जाएगा, वो आएगा नहीं, कैसा हम काढ़ा दे देते हैं, चूरन दे देंगे या टैबलेट तैयार करके देंगे। तो आपको एक मैं बात बताता हूँ तजुर्बे से, आप मार्केट को जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत लग जाती है। आप पहले से अगर काढ़ा देते तो काढ़े वाले ही लोग आपके पास आ जाएंगे, पहले वो 2-4 पेशेंट टूट जाएंगे आपके, आएंगे नहीं आपके पास। वहाँ ही त्याग आपका जो है ना वो मायने रखता है। और जो कोई पेशेंट आ जाता है वो काढ़ा लेता है, अच्छा हो जाता है, 10 लोगों को बताता है कि काढ़ा लेने से मेरी ये बीमारी ठीक हो गई। और अगर उसका कोई फ्रेंड आपके पास फिर से आता है और गलती से आप काढ़ा नहीं देते तो वो खुद बोलता है मुझे काढ़ा देना। तो ये आदत डालने की एक जो तरीका रहता है उसके लिए पहले सेक्रीफाई करना बहुत आता है। और 5 पेशेंट लाइफ के लिए अगर आप सेक्रीफाई करते तो आपको ये करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। काढ़े का दूसरा एक ऐसा रहता है कि अन्ना साहेब पटवर्धन नाम के एक बहुत बड़े काढ़े वैद्य पुणे में थे, और वो त्रिकालदर्शी संत भी थे। तो हर एक पेशेंट को वो 750 ml या 1 लीटर तक काढ़ा हर रोज देते थे। तो इतना बड़ा प्रमाण जो रहता है वो कैसा फायदा करेगा और कैसा फायदा कर सकता है। 5.5 से 6 लीटर तक खून हमारे बदन में दौड़ता रहता है, शरीर में दौड़ता रहता है। उसमें अगर हर रोज 1 लीटर काढ़ा गया तो रक्त की शुद्धि कितनी अच्छी तरह से होती होगी आप सोच लो। और उसके साथ वो सिर्फ दूध पीने के लिए देते थे पेशेंट को। दूध छोटा बच्चा है तो उसके साथ धान की खील जो रहती है सारी जगह क्या वो भी खाने के लिए वो देते थे। तो 8-10 दिन में ही फर्क आना शुरू हो जाता था। पहला डोज जब जाता था उनके काढ़े का
तो पेशेंट को अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप सब लोगों को पता है कि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं का असर बहुत धीरे धीरे आता है, कोई बात नहीं है। प्रायः करोति अहोरात्रात् कर्मादन्विते विद्यम, ऐसा भागवत का सूत्र है। एक अहोरात्र में काम होना चाहिए। कर्मादन्विते में यानी वायुकरण द्रव्य वगैरह छोड़ के जो सद्य चिकित्सा में फायदा कर देते हैं उसके अलावा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी टीबी हो गया तो होम्योपैथिक दवा ले लो, एलोपैथिक दवा ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, 6 महीने तो लगने ही वाले। तो सर्दी जुकाम कम हो गया एक दिन में, यानी पेशेंट को जल्दी असर आ गया, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी आप अगर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, अगर ऐसे छोटे छोटे पेशेंट आपके पास आते हैं या बड़े भी आते हैं, तो एक तरीका रहता है कि सुबह शाम व्याधि पहचानने की दवा देनी चाहिए। और जो बीमारियां है उसमें जो आम पाचन करने की जो चीजें है वो दोपहर रात को देनी चाहिए। ये सिलसिला 1-2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 1 मंडल तक चलता रहा तो भी पेशेंट में जो चेंजेस आते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये फुलशंकर शास्त्री जी की ये कल्पना थी, हमारे प्रोडक्ट जो गुरु हमारे थे उनके वो शुरू थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती है और उससे काम बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता। और सर के पास जाने के बाद या गुरु के पास जाने के बाद क्या लेना है ये भी आपको समझना बहुत जरूरत है। तो कुछ काम अगर करता है तो करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा हाँ दारवन था, ऐसा ज्ञानेश्वर मोदी ने बताया है। यानी घर में जब जाते हैं तो जो उम्बरठा रहता है, थ्रेशोल्ड जो रहता है, उसको पार करके ही आप जाते हैं। तो उस उम्बरठ के ऊपर अगर आप पड़े रहे ना तो वो आने जाने वाला जो संत है उसको का स्पर्श आपको हो जाता है। श्रद्धा लगते ज्ञान, ये बात जो है ना वो सब जगह लागू हो जाती है, आयुर्वेद में भी वो लागू हो जाती है। तो आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, वो कितना भी गुस्सा करने वाले हो, सिखाते नहीं हो, 3 बरस ऐसे ही आप काम करते गए तो आपको मिलता रहता है परावाणी से कुछ, तो वो बोलते रहते हैं, परावाणी से आप सुन सकते हैं, आपको ये पता नहीं चलता कि हम सुन रहे हैं। और एक बार उन्होंने बोल दिया तुम्हारा भला हो जाएगा तो आपका भला हो जाएगा। ये विश्वास जो है ना आयुर्वेद शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा दर्शन जो आयुर्वेद दर्शन है वो आस्तिक है, इसलिए ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ती है। इसके बाद हर एक पेशेंट को प्राणायाम हम बताते हैं, आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है। पतंजलि ने ऐसा कहीं बताया नहीं कि बीमारी नष्ट होने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए वगैरह, आसन वगैरह, तो कहीं के लिए आप प्राणायाम वगैरह बताते हैं, बहुत सारी बात होता है। लेकिन आप एक बात तय कर लें कि धर्मांतराम मोक्षाणाम आरोग्य रोगा ऐसा जब हम बोलते हैं ना तो उसके लिए अच्छा शरीर होने के लिए आयुर्वेद का उत्थान है, अवतरण। लोग बोलते हैं धातु सामने क्रिया टोका तंत्र शास्त्र कर लेना, ये बराबर है, धातु सामने तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके पहले क्या है, ये किसके लिए करना है हमें, तो अध्यात्म शास्त्र की जो आखिरी जो मोक्ष नाम की जो चीज़ है वो मिलने के लिए शरीर आपका अच्छा होना, तगड़ा होना जरूरी है, मन अच्छा होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो प्राणायाम करना ही जरूरी है। अगर प्राणायाम में बहुत सारी वैल्यू का नाश हो जाता है। हम जब सांस लेते तो 500 सीसी तक हवा हमारे फेफड़ों में चली जाती है, लेकिन डेलीबरेटली जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो 5000 सीसी तक जाती है। तो बचा हुआ जो ऑक्सीजन का हिस्सा है तो शरीर में रीजनरेशन ऑफ टिश्यू करता है और बीमारियां जड़ से निकलने के लिए उसका बहुत फायदा हो जाता है। तो यशस्वी प्रैक्टिस करने के लिए हर एक पेशेंट को कुछ ना कुछ प्राणायाम बताना ही जरूरी है। उसमें ओंकार जो है बहुत उच्च इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। इसके साथ अनुलोम प्राणायाम जो है, कपालभाति जो है वो भी ऑक्सीजन शरीर का बहुत अच्छा रहता है। कपालभाति का अर्थ मतलब ये है कि कपाल जो है वो तेजस्वी हो जाता है। कोई काला आदमी या वड़ा पाव वगैरह खाने से, इडली डोसा खाने से जो काला बन गया है वो रोकड़ जरा बनता था को, उसने अगर प्राणायाम किया तो 15 मिनट में उसकी स्किन जो है ना उसके ऊपर ग्लो आ जाता है। उसके साथ बाकी के कामेश्वर मोदक वगैरह जैसी दवाएं, कुमकुमा तेल वगैरह रहे तो आपको 15 मिनट में असर आने वाला है। तो आप मन से एक बार निकालना कि आयुर्वेद की दवा खा सकते हो, वो देर से आता है, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं है। इसका अनुभव आप खुद भी ले सकते हैं, यहाँ से बात घर पर जाए तब। व्यायाम जो होता है वो भी 2 तरह का रहता है, लोगों को पता नहीं रहता कि वर्कआउट करते रहते हैं, बादाम पिस्ता खाते हैं और बाद में जाके जुम्बा डांस वगैरह करते हैं। बहुत गंदी चीज़ें आजकल चल रही है, तो ये होना नहीं चाहिए। शाखा व्यायाम और पोस्ट व्यायाम ऐसे 2 तरीके रहते हैं। पोस्ट से दूर से शाखाओं में चले जाते हैं तो बीमारी हो जाती है, शाखा से जब पोस्ट में आ जाते हैं तो भूख लगती है और बीमारी मिल जाती है। तो धीरे धीरे तरीके से जो प्राणायाम किए जाते हैं या सूर्य नमस्कार किए जाते हैं या आसन किए जाते हैं, वो सब पोस्ट व्यायाम है और वो करने के लिए वो बीमारियों को मिटाते हैं। वो पोजिशन जो है कोई सी भी गरुड़ आसन ऐसी पोजिशन है, तो गरुड़ जो ऐसा बैठता है वैसे वो है, गरुड़ की योनि पक्षी योनि है, उसमें वो अगर वैसा बैठता है
तो उसकी जो नज़र है वो हमें प्राप्त हो जाती है। हर एक का अलग अलग तरीका रहता है। एंटीना जो रहता है पुराने ज़माने आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, इधर उधर गिर गया तो पिक्चर नहीं आता था, सिर्फ उसके ऊपर चिटिया नीचे रखता था, तो ऊपर से कोई चिल्लाता था कि भाई ये अभी दिखता है क्या, देख लो। हाँ, वो नीचे से बोलता था कि हाँ अभी बराबर होता है। तो 84 लक्ष योगी जो है ना, उसके हर एक के आसन है, वो आप जब करते हैं, भुजंगासन करते हैं, तो आपकी नज़र तेज हो जाती है, सुनने की ताकत में वो आपके पास आना शुरू हो जाता है, कुंडलिनी जागृति के लिए ये सब चीज़ें रहती है। ये अलग बात है, बाकी की रह सकती है, हो सकती है। सर्वांगासन करना है, विपरीत आसन करना है, या पंचेय या प्राणों के लक्ष्य जो मान बताए गए वो आसन जब करते ना, तो उस योनि का जो गुण है वो आप में संपन्न हो जाता है, इसलिए आसन करना जरूर होता है। ये अलग शास्त्र है, उसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन ये बातें आपके प्रैक्टिस में अगर आपने डाल दी तो उसका असर है ना, तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आ जाता है। तो प्राणायाम का और व्यायाम का मैंने जो बताया वो करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में ऐसी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी है हर एक पेशेंट के ऊपर, और उसको पैक करना है, क्योंकि एक कारण से एक बीमारी होती है, एक कारण से अनेक बीमारी हो सकती है, अनेक कारण से एक बीमारी हो सकती है, अनेक कारण से अनेक बीमारियाँ हो सकती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो खाना खाते वक्त पेशेंट जब कभी कहीं होटल में जाता है, बुरहानपुर वगैरह कभी भी होटल में जाता है खाने, तो इतनी सारी कटोरियाँ रहती है, वो कभी बोलता है मुझे भूख लगी है, मैं एक ही कटोरी खा लूँगा, एक ही चपाती खा लूँगा, वहाँ सब एंजॉय करता है वो। और हमारे पास आने के बाद बोलता है कि ये कितनी दवा दे रहे हैं, कितने बार लेना है। उसको बोलना चाहिए आप जब ऐसा अगर खाना खाते हैं उससे बीमारी होती है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चालू सकता निवृत्तिराम ऐसे संप्राप्त जाके रहते आप देखते, तो यथा दुष्टेन दोषेण यानी पकौड़ा मुंह में जा रहा है और वहाँ से अमृत की शुरुआत है, पकौड़ा रख दो, संक्षेप का क्रिया है निदान प्रयोग। अगर ऐसा है तो जब आप कैप्सूल में डाल के पकौड़ा खाएंगे तो हम वो भी आपको देंगे, कोटेड कैप्सूल देंगे, लेकिन चबा के अगर वो खा रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा अगर होता है तो आपको हमारा काढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि अम्लपित्त के बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि उनको कड़वापन जो है फलत्रिका काढ़े का पता ही नहीं चला, उसमें दो कड़वी ऐसी चीजें, एक फलत्रिका आपको पाठ पता होगा, तो ये कड़वी चीजें इतनी है और उसको पता भी नहीं चलता। 15 दिन के बाद बोलता है कितना गंदा और कड़वा काढ़ा दे दिया है, इतना आम होता है, इतनी जमीन उनकी खराब होती है कि पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ कि पेशेंट का कितना सुनना है, हम खुद कितने हावी होने उनके ऊपर, ये तय होना जरूरी है पहले ही। और पहले जो आप करते हैं उसका असर जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। आज हम जब तय करते ना कि पेशेंट को या खुद को बदलना है तो 60 बरस लगते हैं, हड्डियां भी हमारी चेंज हो जाती है, मन के ऊपर भी असर ला सकते हैं। सच बोले तो मन के ऊपर असर करने के लिए 12 बरस लगते हैं, इसलिए एक तप बोलते हैं उसको, और तपश्चर्या बोलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी नाम साधना वाला आप करते तो पहले आसन सिद्ध होने के लिए आपको 2.5 घंटे बैठना चाहिए, तो आसन सिद्ध हो जाता है, ऐसी चीजें रहती है। तो पेशेंट को 10 दिन में असर आना जरूरी है, लेकिन शरीर बदलना ये अलग बात है, वो घटना है, और शक्ति जो है वो एक दिन में बदलना शुरू हो जाता है, ये पक्की बात है। तो आपको पेशेंट को ये बताना होगा कि ऐसा एक नियम है कि 15 बरस से अगर कोई बीमार है और हमारे पास आ गए तो 15 महीना दवा देना जरूरी रहती है। कहाँ रुकना ये भी लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। दिनचर्या के बारे में भी मेरा विचार जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि हर एक पेशेंट को दिनचर्या में बिठाना चाहिए, ऐसा बर्ताव उसका होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें रहती है कि पहले उठने के बाद ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वस्ति रक्षात्मक ऐसा जब बोलते हैं तो उठना है, इधर उधर करना है, फिर से सो जाना है, ऐसी कोई बात नहीं। उठ गए तो उठ गए, वहां से आपके दो धतुमलों की जो प्रवृत्ति है वो बराबर होना शुरू हो जाएगा, अपने आप पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और ये सब होते वक्त छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं कि अंजन है, नस्य है, या जिह्वा निर्लगन है। जिह्वा निर्लगन के बारे में तो हम सोचते हैं कि जबान जो है हम साफ कर देते हैं, सिर्फ आम जो है वो नष्ट होने के लिए, जीभ शुद्ध होने के लिए वो सिर्फ बताया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और फेसियल नर्व जो है ना वो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटस से निकलकर हमारी जबान में आ जाती है। आप जब वो घिसते हैं ना जबान आपकी, तो घर से बाहर जाते हुए जैसा हम ताला खोल के और खींच के देख लेते ना, बराबर लगाए नहीं, वैसे हर रोज आपका हृदय और फुफ्फुस अच्छी तरह से काम करने वाला है, और करने के लिए जो स्टिमुलेशन है ना, इसके लिए भी जीवान नियंत्रण रहता है। ये अलग जो अंदाज जो है ना आयुर्वेद का, वो आपको समझना होगा। तो कोई पेशेंट अगर आपका अस्थमा का रहे या रुद्रों का रहे और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, तो सिर्फ जबान जो है वो घिस कर आप उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो नाप कर देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है।
अंजन के बारे में भी ऐसा ही है। हमारी आँख जो है वो मज्जा से बनती है। मज्जा कहाँ तैयार होती है और उसकी कला कहाँ है, वो गृहिणी में है। गृहिणी में अग्नि है। चिकित्सा अगर काई चिकित्सा होती है तो आंखों में अंजन डालना ये काई चिकित्सा है। तो आप ये मत सोचिए कि आंखें अच्छी होने के लिए और क्रोध का भय इसलिए निकालने के लिए कर दिया है, वो तो है ही, लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है वो कभी तो आपको समझना होगा और ये करना बहुत जरूरी है। नाक में कोई भी दवा डालते हैं नशे का तो असर आपको सब लोगों को पता है कि नासा ही शीर्षों द्वारा नाक बोलते हैं, लेकिन सिर अगर हमारे पूरे बदन का मूल है तो नाक में दवा डालना ये पंचकर्म का हिस्सा क्यों माना है ये पता चल जाता है। उसका कहाँ असर आता नहीं ये आप सोच लो तो आपको पता चल जाएगा कि मन के ऊपर भी उसका असर आ जाता है और शरीर के यक्षयावत जो दोष धर्म है हर एक भाव पदार्थ के ऊपर नुस्खे का असर आ जाता है। गर्भधारण की जैसी चीज है अकबर भी बोलते हैं कि मांस रस का या तिल के तेल का गर्भधारण करना बहुत जरूरी है। ये चीजें हम करते नहीं है। हम दांत जो है उसके साफ कर देते हैं, नहाते वगैरह तेल भी नहीं लगाते, थोड़ी थोड़ी सी चीजें कर देते हैं। उन्होंने सब चीजें बता के रखी है कि शिरश्रवणोपादेशु कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट इतना तो आप करते ही है, वो भी हम नहीं करते। लेकिन शिर श्रवण कान जो है वो और पादेशु पाद तो तेज के बताया वहां तो तेल लगना बहुत जरूरी है। तेज के रहने की वजह से वृक्ष से तेज है वो। और शिर को हम जब तेल लगाते तो वो हीट सेंटर है, तेल लगाया दिया जाए तो वो ठंडा रहता है। उसके साथ हमारा थिकनेस बोन जो कौन सा है तो वो टेम्पोरल बोन है, वहाँ कानों की उपस्थिति है। तो एब्सॉर्प्शन जो तेलों का वो यहाँ से ज़्यादा होता है। एक्सीडेंट में कभी भी कोई आदमी ऐसा बैठ जाता है वो मरता नहीं। शिरस्नान जो बताए ना उसका हिस्सा भी यही रहता है कि वो कान टेम्पोरल बोन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। मान की हड्डी जो है उसके पास जो इंफीरियर वर्टिब्रल आर्टरी है उसके ऊपर अगर मार लग गई तो आदमी मर सकता है। इस हिसाब से जो चीज़ें बताई गई है और शिरस्नान का पहनना जो हो जाता है स्वास्थ्य के हिसाब से, उसके पहले शरीर को टोनअप करना बहुत जरूरी रहता है। तो हड्डियों को तेल लगा दिया जाए और आपका शमन हो गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है, इतना तो हम कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं। फिर वो भी नहीं लोग करते, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में जब सब चीजें करते हैं ना तो उसका असर आपके दावों के ऊपर आने वाला है। आपकी बॉडी फिजियोलॉजी है वो जितनी नॉर्मल हो सके उतनी होने की कोशिश जो है ना वो दिनचर्या अध्याय में की गई है। वहाँ हंसते हुए ऐसा बताया नहीं, क्योंकि सब लोग तेल के किससे लगाते हैं, हाथ से ही लगाते हैं, इसलिए हस्त का वर्णन वहाँ नहीं किया है। बात ऐसी है कि ये सब करते हुए तो हम कोई भी पेशेंट ट्रीट करते गए और उसकी संप्राप्ति हमने एक बार तय कर लिया और दवा आपके मन में तैयार हो गई आ गई तो उनकी डेरिवेटिव तैयार करनी है, किसी का तेल किसी का दूध और ये सब जो चीज़ें ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी पढ़ते वक्त आपको बहुत सारी बार पान नावन बस्ती भी है, ऐसी दवाएं बहुत सारी आ जाती है। पान भी करो, बस्ती भी दे दो और नावन भी करो। तो हर एक चीज़ का ऐसा अगर इस्तेमाल आप करते जाते ना तो पेशेंट के ऊपर जल्दी असर आना शुरू हो जाता है। खाना परहेज जब बताते तो बॉडी बिल्डिंग उस खाने से हो जाती है, असर जो है वो दुगना हो जाता है। हर एक कोई बीमारी जो रहती है उसमें बहुत सारी बार नए जब डॉक्टर हम होते हैं या प्रैक्टिस शुरू कर देते तो पता नहीं चलता कौन सी बीमारी जो है वो पहले पकड़नी किसके ऊपर जाना है। सिंपल सी बात है कि काय चिकित्सा जो है वो अग्नि की तो आम अपचन करने से फायदा हो जाता है। लेकिन दूसरा एक तरीका मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है कि समझो किसी को अर्श है, किसी को वात रक्त है, किसी को उसके साथ गृहिणी है, तो आप क्या कर लो कि ये 3 अध्याय जो है वो निकालो अकबर जी से, चरक और सुश्रुत का मिलन उसमें आप खुद के भी विकल्पों मैंने बताया और उसमें जो कॉमन दवाएं आ गई तीनों में वो सिर्फ उठा लो और जो कफक ने वो सुबह को लगा दो, पित्तक ने वो दोपहर को लगा दो और शाम को वातक ने जो दवाई वो लगा दो। फिर भी आपका काम कितना आसान हो जाता है आप बिलीव नहीं करेंगे। ये अपना ऐसा क्यों हो सकता है? तो ग्रंथकारों ने जो कुछ थिंकिंग किया, जो हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट आयुर्वेदिक ग्रंथों का है ना वो कभी भी छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर ही उसका फाउंडेशन मिल गया है, इसलिए ये चीज़ें हमें पॉसिबल हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बीच में ऐसा एक सवाल आ गया था कि रस माधव माधव रस है, सब लोगों को आप कैसा दे सकते हैं? पुरुषम ऐसा अगर बताए तो आप कैसा कर सकते हैं? तो मुझे आपको एक बात बताना है, अग्नि तो हर जगह सेम है और उसके ऊपर अगर असर आ गया कोई भी गलत चीज होता तो उसका मान हो जाएगा, मंदाग्नि हो जाएगा, आम तैयार हो जाएगा। तो अग्नि को अच्छा करने वाली चीज हर एक लोगों को कॉमन हम दे सकते हैं, उतना किया तो भी काम होना शुरू हो जाता है। बीमारियों का जैसा मैंने अभी कोविड के बारे में हमने रिसर्च किया था उसमें यही हमने पहले प्रिंसिपल मन में रखा था और उसके बाद उसका असर जो दवाओं का आना शुरू हो गया था। आप एक बात देखो ना, कई लोगों को कड़वी चाय पसंद रहती है और कई लोगों को मीठी चाय पसंद रहती है, लेकिन एक चाय ऐसी रहती है जो दोनों को हाँ चलता है, ऐसा होता है।
वहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो विशेषत्व जो है ना, उसमें से कॉमन निकाली हुई चीज़ें जो है ना, वो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये एक जो असर है वो आपके पेशेंट के ऊपर आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, इससे आप अच्छे से हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है ना, वो करके ये जो पहले वाला हिस्सा व्याख्यान का है वो मैं खत्म करूँगा। कोई भी पेशेंट, आप कभी भी किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते तो भूत दया तो होनी चाहिए, दूसरे के प्रति परोपकार जो है उसकी भावना होनी चाहिए, तो उसका असर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए चरण जी बोलते कि समूह इसका कोई आज्ञा आ गया तो भाई जैसी उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उम्र ज़्यादा रहे तो आपके अंकल है या डैडी है, इसी उसकी भाव आपके मन में होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? तो परोपकार की ये पहली जो सोपान है ना, वो हम बोल सकते हैं। अष्टादश पुराणेषु परोपकार आपको पता होगा। तो परोपकार जब करने की भावना मन में आ जाती है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इमोशंस को भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और उसका असर जो है फोटो के हिसाब से या कंटेम्प्रेरी के हिसाब से ज़्यादा अच्छी तरह से आगे जाकर हमें समझने वाला है, और वो एक अलग ही चीज़ हो जाएगी समझ लेने की। अलग अलग तरीके से जैसे हम ज्ञान आयन का जो है वो ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर पेशेंट के ऊपर आप असर देते हो तो आपका खुद का भी सोचना ऐसा होना चाहिए कि आपको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, उसमें धर्म एक और मोक्ष दूसरी बाजू, और बीच में अर्थ और काम है। अभी उल्टा हो गया, अर्थ और काम ने पकड़ लिया है, बीच में मोक्ष और धर्म। तो ये बात गलत है। ये जो क्रम जो है ना, क्रम महात्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को पहले घर हो गया, फिर बाद में उसको रक्तपित्त होता है, उसके बाद ही काश होता है। इस हिसाब से ग्रंथ लिखे जाते हैं। फिर आपने नाड़ी देखी, उसकी जो बीमारी है उसके पहले वाले सिम्टम और बाद वाले सिम्टम भी बताए ना पेशेंट को, तो पेशेंट को लगेगा इसको कितनी अच्छी नाड़ी परीक्षा रहती है। क्रम महात्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं जब कॉलेज में सीखता था तिलक में तो उस वक्त दुर्गा के करांटे श्री जो तज्ञ रहते थे, वो गर्भिणी मक्कल या सूती का मक्कल हो गया किसी को, औरत है और वो प्रेग्नेंट है, बाद में डिलीवरी हो गई और अंदर रक्त क्यों ऐसा ही अगर जम गया और बुखार आना शुरू हो गया संसर्ग की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो एलिमेंट का बर्तन होता था, उसमें त्रिफला चूर्ण डाला जाता था, पानी डाल के काढ़ा दिया जाता था और वजन दिया जाता था, और वो पेशेंट अच्छे होते थे। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने स्मिता पाटिल नाम के एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, और उसकी जब शादी हो गई तो ये बड़े लोग रहते तो उनको 4th जनरेशन एंटीबायोटिक पहले से ही देते, तो दूसरी कुछ दवा उसको लागू नहीं हो रही थी, उसको स्थिति का मुक्तल हो गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, उसके बाद उसको रक्तपित्त होना शुरू हो गया, उसके बाद सांस श्वास संन्यास और वो मर गई। तो 4 आने की त्रिफला की पूरी अगर वहाँ रहती और ये सोच अगर रहती तो स्मिता पाटिल बच सकती थी। ये सब जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और इस हिसाब से आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन जो है वो समाज में होना बहुत जरूरी है। आप जितना डेयरिंग करेंगे और शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे, उतना उसके ऊपर असर आना तय है। और ये सब चीज़ें मैं करके आपको बोला हूँ, या मेरे गुरु जी के पास मैंने देखा हुआ है, या मेरे क्रियोल में से जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उन्होंने ये किया है, और उनका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको भी वैसा ही असर आना चाहिए जो मेरे गुरु जी को, जो मेरे सूरज को और वो मुझे आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहने की बात ऐसी कि आप ग्रंथ पढ़ते हुए, इसलिए सरस्वती तो आपके पास होनी चाहिए, आप समझ लो वो ग्रंथ, लेकिन उसके साथ लक्ष्मी कैसी मिलेगी? सर्वे गुणा कांचन ग्रंथ बोलते हैं ना, तो पैसों से कुछ चीज़ें जो होती है ना वो अलग ही रहती है, साधन है वो साधन तो है नहीं, लेकिन आपको अच्छा खासा अगर पैसा प्रैक्टिस से मिलना है, और यशस्विता दो तरफ से देखनी चाहिए। एक यश श्री अवतारी के हिसाब से, और दूसरी जो है वो देखनी चाहिए पैसों के हिसाब से कि देखनी होगी। और ऐसा अगर करना है तो एक 5-6 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप करें तो बेहतर रहेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं कि फर्स्ट ईयर BMS या 3rd ईयर के लोगों के लिए, इंटर्न के लिए, जिनकी आयु 50 वर्ष तक गई है ना, उन लोगों ने भी ये सोच अगर लगा दी तो ये लेट नहीं है। 65 एज जब था मेडिकल माधव शास्त्री जी का, तो उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस बंद करके आयुर्वेद का शुरू कर दिया है। तो इट इज़ नेवर लेट, कभी भी आप जागरूक हो सकते हैं। जागना और जगाना दोनों की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो दवाखाना जो है आपका खुद का अच्छा खासा दवाखाना होना चाहिए। पुराने ज़माने के दवाखाने आपने देखे होंगे। कोलटकर जी ने मुझे बताया था कि आयुर्वेद में जो दवाखाना अच्छा रहता है और धन जो रहता है वो तुम सब लोगों को बता दो कैसा मिलाना है, कैसा तैयार करना है, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास और तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दी है। ऐसा जाकर उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए ये सब चीज़ें मैं
मेरे वैखरी वाणी से मैं आपको बता रहे हैं, अदरवाइज ये बोलने की चीज इतने लोगों के सामने तो है नहीं। लेकिन ये बेसिक लॉन्चिंग पैड जो है ना, उसमें पैसा बहुत जरूरत है, इसलिए ये बात मैंने आपको दोहराई। दूसरा, आपका खुद का एक दुकान होना चाहिए। बहुत सारी बार मेरे पास एक आतिका इंजीनियर नाम की एक पेशेंट आती है बोली, और उसको मैंने बताया कि तुम यहाँ जाके एक कुमारी का पत्ता लेके आ जाना और तुम्हें इससे फायदा हो जाएगा, इस दवा के हिसाब से लेना है। और 4-5 दिन होने के बाद वो गुस्सा करके मेरे पास आ गई। वो बोली कि मैंने इतनी जगह वो ढूंढा और वो कुछ मिला नहीं, और जब एक जगह मुझे एक दुकान में मिल गया तो मेरे रिक्शे का भाड़ा 100 रुपये हो गया था, और ये जो पत्ता आपने दिया वो 2 रुपये में मुझे मिल गया। क्या के लिए मुझे इतना घुमाया, आप क्यों नहीं रखते? तो इस चीज़ से पहले हमारी दुकान की शुरुआत हो गई थी। तो आपका दुकान होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपका फार्मेसी खुद की जो है ना छोटी सी होनी चाहिए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ये कंपनियों कितनी भी अच्छी रहेगी, फिर भी क्या वो मालिक वहाँ बैठकर दवा तैयार करता है? ऐसा कभी होता नहीं। और कोई भी संस्था जब रहती है ना, तो वो संस्था का जो आदमी रहता है उसके जितने सांस है और उसकी जितनी आई है उतनी वो कंपनी रहती है। उसके बाद लोग बदल गए तो सब चीज़ें बदल के सब लोगों का यही तजुर्बा रहेगा। तो खुद की दवा आप शुरू कर दो, और दवा तैयार करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। ओरिएंटेशन अच्छा रहे और प्लानिंग अगर अच्छा रहे तो सब चीज़ें अच्छी तरह से हो सकती है। बाद में आपको कितना भी लोग आप लगा सकते हैं और ये सब चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। वैसा एक पंचकर्म का आपका सेपरेट एक यूनिट होना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आपकी खेत की ज़मीन जो है ना थोड़ी सी होनी चाहिए। वहाँ आप जो कुछ धान वगैरह पका के उसके तैयार करके उगाते हैं, उसके साथ बाकी की वनस्पतियाँ आपको लगानी बहुत ज़रूरी है। माका जैसी वनस्पति है, अरोसा या वासा जैसी वनस्पति है, या लांगली जैसी वनस्पति है, मूछ है। आप जब फ्रेश इस्तेमाल करें, दंतपरा का आदेश ही है कि आपको अगर मूछ इस्तेमाल करें तो हरी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप सूखी इस्तेमाल करते हैं और उसका रसायन इफेक्ट देख लेते हैं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट थिंकिंग उसके पीछे रहता है। गुरुची कटुका स्वादु का रसायन जब बोलते हैं तो वो सूखी नहीं है, वो गीली ही होनी चाहिए। और रसायन का असर कब रसायन पूरा हो जाता है? राजस्थान अगर अनुलोम बताया और प्रतिलोम बताया तो रसायन वाजीकरण अध्याय एक साथ क्यों देते हैं? सुबह को रसायन खाना है, रात को वाजीकरण करना है, वाजीकरण सेवन करना है, और मैथुन कर्म नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा अगर हो गया तो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों से आपके शरीर के धक्कों का जो संवर्धन हो जाएगा, वो दीर्घायु स्मृति में आरोग्य में ऐसा आने वाला है। तो ये चीज़ें जब हम रसायन सेवन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पुराने ज़माने में हम मन और शरीर को बहुत कष्ट देते थे, अभी ये चीज़ें होती नहीं। मोबाइल से हम यहाँ की लाइट भी बंद कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो गई। अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही है तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि व्यायाम का हम क्या करें। तो रसायन सेवन करते हुए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम अच्छा रसायन पढ़ते हैं, सत्यवादी अहिंसकम अनायासन बताया है। तो अनायासन का उल्टा मीनिंग ऐसा हो जाता है कि व्यायाम करना नहीं है, और रसायन खाते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं लोग। पहले शुद्धि जो है इतना मांगने की जो रहती है वो करते नहीं, और अधूरी चीज़ें हो जाती है और बदनाम करते हैं शास्त्र को। तो ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। और रसायन सुबह को आपको वाजीकरण और इसके साथ अर्धशक्ति व्यायाम हो गया तो ही आपके बॉडी के मसल्स तैयार हो जाएंगे, उनके डेफिनेशन वगैरह तरुण लोगों जैसे आ जाएंगे। ऐसी चीज़ें रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कितना मैं वो इसके बारे में बोलूँ ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना एक सूत्र रूप से मैंने बताया। विद्वान लोग सूत्र रूप से कहते हैं और विद्वान लोग सूत्र रूप से समझ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार में उसका नहीं करूँगा। लेकिन ग्रंथ के बारे में मैंने जो बताया वो चीज़ें जो पढ़ने के लिए बताई ना, वो आपके सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शास्त्र की बाकी चीज़ें मत देखते। और ऐसा क्यों करना है? शास्त्र प्रत्यक्ष जो है वो आधुनिक शास्त्र का आप देख सकते हैं कि उसमें शरीर रचना जो बताई गई है वो बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। शरीर के आधुनिक शास्त्रों की संभाल के इस्तेमाल करना, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं। क्रिया के बारे में ज़्यादा पढ़कर मन में वो बात लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शरीर रचना जो है, एनाटॉमी जो है ना, वो आधुनिक शास्त्र की लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धांत का धक्का जहाँ जहाँ लगता है वो बात वहाँ की छोड़ देनी चाहिए। आप एक बार ध्यान में रख दो कि चरक जी ने पहले ही अध्याय में बताया है, हेतुलिंगम शरज्ञान स्वस्वात्म परायणम त्रिसूत्रम शास्त्रम पुण्यम उदेताम। उसमें हेतुलिंग और औषध का ज्ञान, स्वस्थ और आकुर के बारे में उन्होंने जो बताया वो शास्त्र होता है। वो ज्ञान यानी क्या है? सिद्धांत है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत आप देख लो, और बाकी की कोई भी चीज़ें ना
वो आप कितना भी इस्तेमाल करो, दवाई नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऐसा में क्यों करता है, इसके लिए भी कुछ अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच रहती है, नजरिया रहता है, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो आपको शेयर करना है। और इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठ गया तो आपको सुनना है, जो कुछ आपको मन में विचार आ जाएगी आप खुद वो प्रैक्टिस में लगा कर देख लो, और जो गलत लगाए वो छोड़ दो, जो मेरा रहेगा। और जो गुरु जी के भाव से जो आ गया है, श्रद्धा के भाव से आ गया है, तजुर्बे से जो आ गया है, हमारे गुरु जी ने जो सिखाया है, जो हमारे सुरुद के हाथ में देखा है, वो चीज़ें ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिद्धांतों का कभी भी ये सिलसिला जो है ना वो छोड़ना नहीं है इसका, और बाकी की कितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ग्रुप का ही उदाहरण ले लो, ग्रुप का ऑर्गन जो है वो कोष्ठांग है, मातृ ऑर्गन है, आपको सब लोगों को पता है, लेकिन मूत्रोत्पत्ति में दूर दूर उसका कुछ संबंध ही नहीं है। यजुर्वेद में या अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि वो आंत्र जो है वो ग्लोमेरुलस रहेगी, अंदर के नेटवर्क रहेंगे वगैरह, तो ये बहुत अलग तरीके से है, उसमें कुछ दम नहीं है। बस्ती का वर्णन जो कर दिया है वो एक मुख ऐसा कर दिया है, कटीर का बराबर वर्णन कहाँ बस्ती होनी चाहिए वो सब अच्छे ढंग से बताया, लेकिन वो एक मुख ने उसको दो और जो गविनी के छिद्र है उसमें ऊपर से आ जाते हैं, वो लिखा नहीं। तीसरी बात ऐसी रहती है कि मूत्र वृद्धि नाम की एक चीज बताई है, तो उसमें जो अंदर का फ्लूइड रहता है वो मूत्र तो है ही नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। पीएच अगर देख ली जाए तो 7.73 वगैरह निकल के जो पेरिटोनियम में फ्लूइड रहता है उसकी रहती है, उसमें ट्यूमर मार्कर्स भी बहुत सारे मिलते हैं, WBC मिलते हैं, एंटीबॉडीज मिलते हैं, तो ये मूत्र में कुछ नहीं मिलता। मूत्र की पीएच जो है वो 6 है, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो उसको मूत्र वृद्धि बोलना नहीं चाहिए। एनालॉजी उसमें है, साधन में है, लेकिन उसका मतलब कभी ये नहीं है कि उसको मूत्र ही बोलना चाहिए। ऐसी अलग अलग चीजें रहती है। वृक्क का विधृति का वर्णन कर दिया है, लेकिन मूत्र का एक भी लक्षण नहीं बताया, सिर्फ तो पृष्ठशूल, कटिशूल वगैरह ऐसे लक्षण आ गए। तो ये जो चीजें हो रही है ना वो प्रत्यक्ष अलग दिखती है और ग्रंथों में अगर अलग दिखती है तो आपको ये मानना होगा कि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो होना चाहिए। अभी वहां डिफरेंट जैसा ऑर्गन है, आपको पता है कि टेस्टिस से वो निकलता है, हमारे कटी प्रदेश में जाता है, कटी गुहा में जाता है, वहां से घूम के आता है और पेनिस से वो बाहर जाता है। तो उसके ऊपर अग्नि का संस्कार ये है, वो इतनी छोटी रचना है कि मृत शोधन जब हम करते हैं कुंचे से, वंश के कुंचे से, तो वो नष्ट हो सकती है। हम ये मान सकते हैं कि उनको ये दिखाई नहीं दी होगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वृक्क जो है वो मूत्रोत्पत्ति में हमने मान ली तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे एक ध्यान जो है और परहेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको तय करना है कि हमारी मूत्रोत्पत्ति जो अंतों में बताई है ना वो उसका विचार कभी छोड़ना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आधुनिक शास्त्र बोलते हैं कि यकृत में मूत्र की उत्पत्ति होती है, तो 50 वर्ष होने के बाद वो बोलेंगे उंडुक में होती है या सिकम में हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें आपको मानना होगा कि शतशाह नाड़ियों से भी मूत्र जो है ना वो बस्ती में आ जाता है। जैसा मिट्टी का पात्र हमने पानी में रख दिया तो वो अंदर उसके पानी आ जाता है, अंदर का पानी बाहर जाता है। आप सीधी सी बात समझ लो कि आपको बहुत प्यास लगी और बहुत सारा यूरिन आपके ब्लैडर में जब जमा हो गया है और आप धूप में अगर घूमते हैं तो मूत्र जो है वो कम हो जाता है और पीले रंग का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वो रीएब्जॉर्ब जहाँ से हो गया वहाँ से वो अंदर भी आ सकता है। तो गवीने से आता है उतना जितना हमने तय कर लिया, उतना बाकी की भी चीज़ें ऐसी रहेगी जो ये चीज़ें कर सकती है। शास्त्रकारों का अभी के जो आधुनिक शास्त्रकार है उनको बाद में पता चल जाता है, और वो भी एक ऐसा है कि उनको ही देवता मानना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक वो बोलते थे कि शुक्र जंतु जो रहता है वो सिर्फ ऐसा 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 घूमता रहता है। अभी वो बोलते हैं कि उसकी ऐसी मूवमेंट भी रहती है, वो ड्रिलिंग की मूवमेंट जो है ना उसके पास है। वो अभी 2022 में समझने वाली जो चीज़ है ना वो अभी सामने आ रही है। तो ऐसी गलतियाँ उनसे भी हो सकती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखता है शास्त्रों के ऊपर या सिद्धांत के ऊपर कोई बाधा नहीं लाता, वो हर एक चीज़ आपको इस्तेमाल करनी होगी। अवयव निश्चिति के बारे में ऐसा हो सकता है, क्लोम यानी क्या, तो क्लोम कोई बोलता है कि पेरिटोनियल का जो लाइनिंग रहता है, पेरिकार्डियम को कोई बोलता है, कोई बोलता है कि लंग जो रहता है राइट उसको क्लोम बोलते हैं, कोई क्लोम और पैंक्रियास को बोलते हैं। तो क्लोम चाहे कौन सा भी हो, आप अभी की जो एनाटॉमी समझते हैं उसमें से जो क्लोम आपको लगता है वही आपको मानना होगा, ये एक तरीका रहता है। और क्लोम व्याधि जो है ना, क्लोम जो ऑर्गन है उसके जो बीमारी है उसके ऊपर जाने वाली जो वनस्पति है, जो वनस्पतियों का जो जाने का गामित्व का जो ऑर्गन है ना उसको आप क्लोम अगर माने ना
तो ट्रीटमेंट भी आसान हो जाती है, तो उनके बारे में झगड़ा जो है वो भी मिल जाता है। ये ऐसा होता है। तो चरक जी का काल अलग है, सुश्रुत जी का अलग है, वाघोड़ जी का अलग है, और अलग अलग कालों में अगर उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं तो हर एक की परिभाषा अलग रहेगी। बीच में बहुत फासला गया है। 12 कोस अंतर जाने के बाद अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो इतने दिन बीतने के बाद, बरस बीतने के बाद उसमें कितनी चीज़ें बदल गई होगी। तो आपको ये समझना होगा कि जो ग्रंथ आपने पढ़ने के लिए ले लिए है उसकी परिभाषा उस ग्रंथ में लानी है, दूसरे के वहाँ घुसेड़ने नहीं है। ये सिर्फ कर दिया तो आपको ग्रंथ जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको जब बताया तो एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस के लिए भी फायदा करेगी और बाकी की चीज़ों के लिए भी फायदा करेगी। और ये ऐसे कि आयुर्वेद ये उपवेद है और अथर्ववेद का और ऋग्वेद का उपवेद है। अगर आप उप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रधान पढ़ना होगा। तो आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद का मराठी, हिंदी, अंग्रेजी जो कुछ आपकी मदर टंग रहेगी उसमें से आपको उसका स्टडी करना होगा। तो आयुर्वेद अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। आप बोलेंगे हमारे वहाँ में से वाकबट पढ़कर नहीं होता, आप ये क्या चीज़ें बता रहे हैं। ये जो चीज़ है वो है और वो करके देख लेना, आपके मन में जो विचार आ जाएगा उसमें फर्क आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें रहती है। वहाँ का आयुर्वेद अलग होता है, हम जो सीखते हैं वो भी अलग होता है, चश्मा अलग होता है। पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे ना तो एक दूसरे के सैनिक को पकड़ के ले जाते थे। तो मैंने एक बार पंचकर्मा जब स्टडी शुरू कर दिया तो भारत इतिहास मंडल नाम का एक सदाशिवपेट में बहुत बड़ा ग्रंथालय है। वहाँ बख्तर नाम की चीज़ रहती है, शिवाजी के काल की और उसके पहले की। तो वहाँ जो कभी सैनिक पकड़ के लाते ना तो उसमें पक्का उन्होंने लिख दिया है उनको पहले नहाना कराना चाहिए, पाचन करना चाहिए और पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म के बाद उसको खाना खिलाना है खुद का और हमारे यहाँ से उसको लड़वाने के लिए उनका ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं हैरान हो गया कि पंचकर्म का ऐसा भी असर आ सकता है। ऐसा क्यों? उन्हें खाना बदल दिया, पंचकर्म ही बदलता है। तो मैंने बात सोच ली कि मन के ऊपर भी पंचकर्म का असर आता है। खाने का तो आता है, हमें अन्न वृद्धि कराना पता ही है। तो हमने सोच लिया कि सीजोफ्रेनिया के पेशेंट वगैरह जो रहते हैं जिनको बहुत सारी हाइड्रोनिस्टिनेशन होती रहती है उनको एक तो हमने राजक्षमा की पूर्व रूपावस्था कहकर याकुती रस, करवालोचन रस वगैरह की दवा दे दी थी, क्योंकि जो नहीं है वो उनको दिखता है। बाल नहीं गिरा है खाने में फिर भी वो बोलते बाल है। वैसा ही जब आंखों का कोई बोलते हैं तो उसके पीछे बाकी चीजें, बाकी के इंद्रिय आ जाते हैं। रोहित शर्मा जब बोलते हैं ना तो इंडियन टीम सब आ जाती है। ऐसा आंखों का लक्षण बताया तो कान का भी उसमें आप जरूर पकड़ना चाहिए, नाक का भी पकड़ना चाहिए, त्वचा का भी पकड़ना चाहिए। तो इसलिए हमने वो सोच लिया था। और राजकुमार की ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत सारे सीजोफ्रेनिक लोग जो वो अच्छे हो जाते हैं। तो अलग सोच है वो यक्षमा जैसी सिम्टम तो उसमें रही है। तो वमन का हमने सोच लिया कि कुछ लोगों को हम वमन देके देख लेंगे। और वमन देने के बाद हमें ऐसा पता चल गया कि बहुत सारे लोगों का सीजोफ्रेनिया जो है ना वो नॉर्मल आना शुरू हो गए, वो बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। ये बात आप भी करके देख सकते हैं। दूसरी बात ऐसी रहती है कि मान में कोई बीमारी हो गई, बचपन से खुद गिर गया होगा तो भी उसका निदान जो है बहुत सारी बार डॉक्टर लोगों ने किया होता है कि ये इसका पेशेंट है, हेलिसिनेशन है और उसके लिए जो ट्रीटमेंट करनी है उसके लिए मान की सिर्फ मन्याग्रह और मन्यास्तम की ट्रीटमेंट जो है बड़ी बीमारी के लिए फायदा करती है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो कम रहता है और सुबह शबन मात्रा में 30 ml महाकल्याण घूस पिलाया जाए तो भी उन लोगों को अच्छा असर आ जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें रखे, हमारा नजरिया कैसा है इस हिसाब से। तो इसलिए ऋग्वेद और अथर्ववेद जो है वो पढ़ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा हमें और उस हिसाब से सब चीज़ें देखनी होगी। कफ, मेद और रक्त से वृक्क की उत्पत्ति बताई है। तो कफ को, मेद को और रक्त को खराब करने वाली जो निदान सेवा होती है वो सब जो है वो वृक्क की बीमारियों के लिए असरदार रहती है, उससे वृक्क की बीमारी हो जाती है। वृक्क का खुद का बीमारी अगर हमने देख लिया तो विकास में हम देख सकते हैं, विग्रदी का मैंने जैसा बताया वो हम सोच सकते हैं। लेकिन वृक्क का वर्णन जैसा हमारे शास्त्रों में विकृति में नहीं किया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जन्मजात विकृति नाम की एक अलग चीज रहती है। एक्टोपिक किडनी रहना, पेट के ऊपर किडनी रहना या हॉर्सफुल किडनी रहे या उसमें सिस्ट रहना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें कंजेनिटल नमूने के हिसाब से दिखाई देती है। और पॉलीसिस्टिक किडनी जो रहती है वो बहुत सारी बार अनुवंशिक भी रहती है। तो अनुवंशिक रहने के बाद हम ऐसा सोचते कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं।
35 वर्ष पहले जब मैंने हाइट बढ़ाने के लिए जब लोगों की दवा दी थी ना, तो छोटे छोटे जो माता पिता थे तो उनको हमने दवा दी थी, तो उनकी हाइट तो बढ़ गई और उनके बच्चे अभी हमारे पेशेंट नहीं है, अपने आप उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो गया। तो 35 वर्ष के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि अनुवंशिक बीमारियों के लिए भी हम आयुर्वेदिक लोग काम कर सकते हैं, और ये आपको करना जरूरी होगा। लेंथ ऑफ द टाइम जो वो बहुत रहता है, लेकिन उसका असर पक्का रहता है, वो असाध्य उपचार नहीं है। असाध्य रोगों की ट्रीटमेंट अगर कर दी तो अर्थ कीर्ति यशोहानि होती है, ऐसा तरह जी ने लिखा है, लेकिन कहा कि डालता नहीं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई थी। दूसरी बात इसके बारे में ऐसी है, जो मैंने अभी रक्तमेद और इसके बारे में जो बताया ना, तो ये इसका मूल कारण जो है भुक्त विकारों का, या अगर देखा जाए तो उसमें स्वतंत्र कारण मैंने जैसा अभी बताया, उसमें लग्न संस्कार जो है वो इम्पोर्टेंट है, बीज संस्कार बाद की बात है। पंचविषय तो अच्छे पुमान नाने की सोच है, ऐसा होता है, और ये ही नहीं रहता। एल्डरली टाइम में इसको औरत रहती है तो बहुत सारी बीमारियां मात की उसके बच्चे में आ जाती है। तो लग्न संस्कार जल्दी होना चाहिए, बीज संस्कार होना चाहिए, गर्भ संस्कार होना चाहिए, तो जो कंजेनिटल एनोमली है वो निकल जाती है। आनुवंशिकता में क्या होता है, जो आजी रहेगी पणजी रहेगी उसका खाना ही मम्मी करके उसकी बच्ची करती है, तो खाने का फैक्टर एक कॉमन रहता है, उसकी वजह से आनुवंशिक आता है। म्यूटेशन और वेरिएशन जो होता है वो किससे होता है, इमोशनल स्ट्रेस से हो सकता है, हेवी मेटल से हो सकता है, या ड्रग से हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। इससे ये होता है ना, अगर ये होता है तो उसमें खाना भी आ जाता है, तो खाना चेंज करना ये आनुवंशिकता की पहली ट्रीटमेंट है, ये सोचना जरूरी है। पक्वाशय ये मातृजव है, और वहाँ अस्थिधरा कला जो है वहाँ सुषमान मन्नी, सुषमान से मन्नी ऐसा पता है, सुषमान नाम का कोई मन्नी तो है ही नहीं। अग्नि जो है वो मुख्यतः वहाँ ज़्यादा लेता है, सार्किक विभाजन करता है, वहाँ से मुक्त करता है, होकर वो बाद में क्षेत्रशाह नाड़ी से आता है, ऐसा है इसका मुख्य का संग बताया। तो आपको पक्वाशय के बारे में, यानी मम्मी का जो उसके पक्वाशय का हिस्सा जो तैयार हो गया है बच्चों में या हमारे रूम में, उसका भी आपको सोचना होगा। मातृ पितृ वगैरह जो हम गर्भोत्पत्ति के भाव जो देखते हैं ना, तो वहाँ से शुरुआत अगर करते तो आनुवंशिक बीमारियाँ और कंजेनिटल एनोमली होगी। वाघर जी ने ऐसा एक सूत्र बताया, वियोनि विकृताकारा जायते विकृत ही मिलेगी। तो वियोनि और विकृताकार गर्भ जो है ना, वो विकृत मल स्टैंड पर यहाँ दोष है, तो उस दोष की ट्रीटमेंट करना है, यानी क्या करना है, बीज संस्कार करना है और गर्भ संस्कार करने। उसके पहले लग्न संस्कार जो है वो अच्छी तरह से सोच समझ कर करना होगा। तो स्वतंत्र विकार जो रहते हैं उसमें रक्तमेद और रक्त की जो विकृति है वो पाई जाती है अक्सर। हमने एक कारण देखा है, जो किडनी फेलियर के लोग हैं ना, उनमें एक अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वो पोहा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और ठंडा पानी पीते हैं फ्रीज का। तो हफ्ते में 3-4 बार पोहा खाने वाले लोग, फ्रीज का पानी पीने वाले लोग, 3-4 बरस में उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। इतना स्वतंत्र विकार जो दुख का रहता है, ये कारण होता है। दूसरा कारण, रात को 2 बजे 3 बजे गाड़ी के ऊपर चाइनीज फूड खाना, अजीनोमोटो वाला जो रहता है ना, वो खा लेना, अवेरी खाना खाना जो है ना, वो भी बहुत गंदा असर कर देता है। बाद में दिवास्वाप हो जाता है, वो भी चीज़ें ये बिगाड़ देता है, रक्त को बिगाड़ देता है, मेद को बिगाड़ देता है। ये सब हो गया तो दिवास्वाप तो होता है, पित्त बिगड़ते हैं, वो भी मांसधातु को दुष्ट करने वाली चीज़ें हैं। उदक स्रोत से, स्वेद स्रोत से, रस स्रोत से, मेदो स्रोत से, हर एक के ऊपर प्राण स्रोत से, अन्न स्रोत से, सबका संबंध जो है ना दुष्ट विकारों की बीमारियों में आता है, ऐसा लगता है। इसमें से उदक स्रोत उसमें और रसोस्रोतस और स्वेदोस्रोतस में चिंता, शोक, भय, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मनोभाव भी बताए जो मुझको को खराब कर देते हैं। स्वेद का साक्षात संबंध तो आप लोगों को पता ही है कि स्वेद, जब हम स्वेट करते हैं तो हमारे स्वेट ग्लैंड में 2% ग्लैंड ऐसे रहती है जो यूरिया भी सिक्रिट करती है, और वो उसका असर जो जब हमारे अंडर आर्म में वगैरह, आर्मपिट में वगैरह आ जाता है, तो सूत्र जो रहता है उसकी एक दूध जैसी रहती है ना, उसकी बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। तो यूरिया का विघट जो पैसेजेस रहता है उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि जिनको वृक्कों को की प्रॉब्लम है उनको आपको स्वेदन देना होगा। उनके शरीर में 74% अगर पानी है हर एक के बदन में, तो उदक स्रोत का आपको सोचना होगा और उसकी ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए। वृक्क का पेशेंट जब आता है, किडनी प्रोफाइल एब्नॉर्मल है, ऐसा कागज हमारे साथ रखता है, तो कागज आपको बाजू रखना है और खुद का निदान जो है ना वो आपको करना होगा। तो बहुत सारी बार वो पांडु, वास्तविक पांडु हो सकता है, कभी कभी कुष्ठ हो सकता है,
कभी कभी वात रक्त होता है, कभी कभी छर्दी होता है, कभी शीतपूर्व ज्वर हो जाता है, कभी विष सेवन जैसा उसका असर होता है, कभी शोष रहता है, कभी उदर रहता है। तो आपकी सोच जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से ये निदान आपका होना चाहिए, और आपका निदान या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये अगर आप करते गए तो इसमें जो फर्क आता है वो हमें सामने पता चल जाता है। कोई भी पेशेंट किडनी का जब आ जाता है तो उसको पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डायलिसिस अगर नहीं होता तो वो होनी चाहिए। कई लोग रहते हैं वो डायलिसिस शुरू करके आ जाते हैं, तो डायलिसिस प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा दूसरा हिस्सा रहता है। 30-30 बरस तक पेशेंट जिंदा रहता है, लेकिन पैसों से वो आदमी जो है खत्म हो जाता है। तो उन लोगों को एक सोच लगानी चाहिए, कितने दिन वो जिंदा रहते हैं ये आश्चर्य है, नहीं तो 5 से 8 बरस में काम खत्म हो जाता है। रक्त डायलिसिस में निकाल देते और फिर से वही रक्त हमारे शरीर में आता है। 2 चीज़ें हो गई, एक रक्त मोक्षण हो गया और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। तो रक्त मोक्षण का जो पूर्व कर्म है वो आप डायलिसिस के पहले करके जाना, और रक्त लेने के बाद लीवर बार बार रक्त लेने से खराब हो जाता है, तो रक्तवस प्रोसेस की ट्रीटमेंट, रक्त शोधन प्रसाधन जो है वो करते हैं। तो उस पेशेंट को डायलिसिस के बाकी के पेशेंट, और ये आप जब चेक करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्रीटमेंट करने वाला पेशेंट जो है वो तगड़ा रहता है, बल मांस परिचय उसका होता नहीं, और उसकी किडनी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देती है, वो खत्म नहीं होती। शरीर को कभी भी हम मदद करते हैं ना तो शरीर आलसी रहता है बहुत। आपने सिर्फ डायलिसिस शुरू कर दिया तो किडनी ज़्यादा सिकुड़ जाती है और यूरिन थोड़ा भी नहीं होता, इनको होती है उनमें सिर्फ वाटर जाता रहता है। तो ऐसे लोगों को समझो किसी को पोलियो हो गया है तो उसको पाँव जो रहता है उसको तेल लगाया, षष्टिक पिंड स्वेद कर दिया, अन्न लेपन कर दिया, तो उसका पाँव थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन उसको कैलिपर ले लिया उसने एक बार, और लोहे का अगर टांग उसको जो है उसका सपोर्ट बैठा दिया तो अंदर का पाँव ऐसा लूला हो जाता है। कुछ भी करो बाद में वो सुधरता नहीं। तो शरीर को ज़्यादा अनयूज एट्रोफी नाम की चीज़ रहती है, आपने इस्तेमाल नहीं किया तो और खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बातें ना वो यहाँ डायलिसिस के पेशेंट के बारे में सोचना जरूरी होता है। तीसरे जो पेशेंट रहते हैं उनको कुछ भी करो वो मरते ही रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट जो होगी वे ऐसा उनके बारे में रहता है। तो ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग जब करते खून का, जो एक दूसरे का खून फिर भी मिक्स करके देखते तो अगेन पैच कितनी होती है उसमें एंटीजन जो है उनके देखे जाते हैं। तो ये सब होते हुए तो वो परोपकार है, एक दूसरे के प्रति उनका भाव अगर अच्छा रहे, इसलिए इमीडिएट ब्लड रिलेशन की किडनी इमीडिएट मैच हो सकती है। लेकिन मैच हो गई तो थोड़ी दिन के बाद इम्यून सप्लीमेंट नहीं दिए, मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया, खटमल ने काट लिया, तो किडनी फिर से डैमेज हो जाती है। तो इन लोगों को पूरा ब्रह्मचर्य का पालन, मसाला जो है पूरा बंद कर देना, और उसके साथ जो ट्रीटमेंट करनी है उसमें रक्त प्रसादन, कफ को अच्छा रखना, उसके साथ मेद और रक्त के ऊपर काम अगर करते गए तो पेशेंट जो है वो किडनी चेंज करने के बाद भी फिर से किडनी फेलियर में लैंड हो जाते हैं, वो होते नहीं। उसमें ये कीड़ों का जो काटना है वो बहुत मायने रखता है। वो आदमी कहीं भी गया अन्न देखना, उसको अगर मच्छर ने काटा तो बुखार आ जाता है, डेंगू अगर हो जाए तो दूसरी बार अगर डेंगू हो जाता है तो ह्यूमोलाइटिस रहता है, एक्सेस प्लेटलेट कम हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो उन लोगों को आपको सिर्फ चंपकादि अगर आपने दे दिया या दशा अगर पेट में दे दिया तो भी उनके शरीर में जो बदल आ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऐसे लोगों का अगर वो यंग रहे लड़के या लड़कियाँ तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों का एक बार चल सकता है, चांस नहीं ले सकते, लेकिन शुक्र का स्खलन हो जाना ये जो चीज़ होती है इन लोगों को पुरुषों के बारे में, इससे हमने बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि पेशेंट जो वो जल्दी मर जाता है। तो ब्रह्मचर्य का बहुत इंपॉर्टेंस इस सब बीमारियों में रहता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, त्रयस्कर्म जो बताया उसमें अब्रह्मचर्य कई लोग बोलते हैं। गृहशास्त्र में लोगों को तो मैथुन कर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर बीमार हो रहा है और गृहशास्त्र में भी रहे तो उसको मैथुन कर्म मना कर दिया है। तो आप ये बात समझ लो कि मरणम बिंदु जीवनम बिंदु धारणा यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत कालस्य होता, ऐसा बताया। शुक्र का एक थेम जो है वो बाहर गिर गया तो मरण है। आपके शरीर में आपने ऐसे बिंदु जमा करके रख दिए शुक्र के तो वो जीवन है। यावत बिंदु स्थिरो देहे, ऐसे अगर आपके शरीर में बिंदु रहते तो आपको मरण की भी भीति नहीं रहती, डर नहीं रहता, क्योंकि वो शुक्र दिखता है कम लेकिन उसकी ऊर्जा और वो इतना रहता है और बल इतना रहता है कि वो एक बार खत्म हो गया तो आदमी मरता है। जन्मनाशे निपुणनाशा यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके साथ अगर आप वाजीकरण द्रव्य देते तो ये लोग मरने से बच जाते। उनकी किडनी अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की उसमें 22 बरस तक एक
ऐसे कई पेशेंट हैं जो अभी भी जिंदा है, उनको बाकी चीज़ों का कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं, बाकी की तबीयत भी उनकी अच्छी रहती है। भगवान जी ने इतनी दया कर दी कि 2 किडनियाँ दे दिए, एक निकाल कर फेंक दी, दूसरी आधी काट कर फेंक दी, तो आधे के ऊपर हमारी आयु जा सकती है। लेकिन हम इतना गंदा बर्ताव करते हैं और इतना गंदा खाते हैं कि वो नेफ्रॉन्स 80% तक खराब होते तक हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और धुमकी में रहना बोलते हैं ना मार्केट को, उनका धुमकी तो ऐसे नहीं करते, ऐसे लोग बर्ताव करते रहते। तो उनको आधी किडनी के ऊपर अगर काम चलता है तो आपके साथ अमृतमय आयुर्वेद रहे तो क्या मिराकल हो सकता है, ये करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है और जानने की चीज़ है। इसके साथ मानव भाव का मैंने बता दिया, ये मानव भाव इतने मायने क्यों रखता है। तो आप खाना खाने बैठे और आपने एकदम गुस्सा हो गया तो आपका आमाशय एकदम ऐसा अचानक खींच जाता है और 3 घंटे तो वो खुलता नहीं। तो अंदर जो आहार रस जो है उसको वो निरिंद्रिय हो जाता है। बार बार अगर ऐसा कोई गुस्सा करता है, खाने में बोलता है खाना की खाए, या कैसी सब्जी काटी है, आलू का छिलका नहीं निकाला है, ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग विची विची जेवण असं मराठी म्हणतात त्याला। तर ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनका पेट का हाल ऐसा खराब हो जाता है और उसका आहार जो है वो मर जाता है। उसको स्वित्र भी हो सकता है, उसको त्वचा रोग हो सकते हैं, उसको रुद्र हो सकता है, उसको श्वास हो सकता है। और बाद में आगे जाकर अगर उसका रक्त में दर्द खराब हो गया तो किडनी फेलियर में वो पेशेंट लैंड हो सकता है। तो ये उसी हिसाब से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। इसमें वेगावल नाम की एक चीज़ जो है ना वो मैं बताना चाहूँगा। हमें लगता है कि संडास और बाथरूम को नहीं गए तो क्या होने वाला है, फिजिकल फेनोमेना हमारे दिमाग में रहता है ना, राइस इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी, आइंस्टाइन का। तो हमें लगता है कि नीचे से जाएगा नहीं तो ऊपर उदावत हो जाएगा, उदावत हो जाएगा तो मर्म खराब हो ही जाएंगे। बस्ती मर्म बताया, लेकिन उसका जिक्र जब चरक जी करते हैं तो बस्ती सिद्धि त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय और त्रिमर्मीय अध्याय से 2 अध्याय वो बताते हैं। तो कभी भी भूख का पेशेंट आपके पास आता है, वो उसके लिए आप ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो आपको हृदय का प्रोटेक्शन करना है, ब्रेन को भी दवा देनी है, तो ही आपका किडनी का पेशेंट अच्छा होने की संभावना दुगना बढ़ जाती है। हृदय का कोई पेशेंट आ गया तो उसकी किडनी के ऊपर और ब्रेन के ऊपर दवा देनी है। ब्रेन का अगर आ गया तो हार्ट के और बस्ती या भूख का जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। ये सब चीज़ें करना जरूरी है, इसलिए तो त्रिमर्मीय अध्याय और त्रिमर्मीय सिद्धि बताया है। तो ये उदाहरण के हिसाब से तो ये चीज़ पक्की है कि मलावल बेगावल नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरे अध्याय में चरण जी बोलते हैं कि हर एक बीमारियों का जो कारण है उसमें मलमूत्र का विधारण करना ये बहुत गंदी बात है। तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल फिनोमेना है, ऐसी बात है नहीं। वो जो केमिकल्स है उसमें मन में पड़े हुए और मूत्र में पड़े हुए, वो वैसे ही अगर पड़े तो बॉडी के शरीर में 2 चीज़ें चलती रहती है, दोष गति के हिसाब से। जब भूख लग जाती है तो दोष जो है वो शाखाओं से कोष्ठ में आ जाता है, और जब आपको खाना वगैरह हजम हो जाता है, वो बीमारी होनी होती है, तो वो फिर से कोष्ठों में से कैसे होते धातुओं में चले जाते। अगर ऐसा है तो मैल पड़ा रहे और उसने संडास रुकवा दी तो क्या हो जाएगा, वो सब जो चीज़ें हैं गंदी चीज़ें और टॉक्सिन जो खून में आ जाएंगे, खून ऑक्सीजन से शुद्ध हो जाएगा, केमिकली वो अच्छा हो नहीं सकता, हो ही नहीं पाता। और बाद में डिपोजिशन जो नसों में आना है वो अलग बात है, लेकिन ये टॉक्सिन 0.03 माइक्रो मिलीग्राम इतना भी एब्जॉर्ब हो गया तो बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। यही मूत्र का हाल है, यही मन का हाल है। ये क्या होता है, पहले खून खराब हो जाता है और खून हर एक चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, वो ही खराब हो गया तो शरीर पड़ना तय है। और ये सब जगह दिखता है, इसलिए मतलब मूत्र का जो आप वेगावल करते हैं उसका असर जो आपको इस हिसाब से रीड करना होगा। आजुर्न है और उसके ऊपर मैथुन कर्म या भोजन कर्म या व्यायाम हो गया, तो आपको पता ही है कि शरीर में जो चीज़ें घूमती रहती है उसमें व्यायाम भीतर से अंदर आपको पता है, इसलिए सबसे संप्राप्ति जो है वो हो जाती है। दिवस अपना को मैंने बता दिया। अकाल भोजन जो रहता है वो एक अलग बात होती है। 24 घंटे में 2 बार भूख होनी चाहिए, 1 बार पेट साफ होना चाहिए। 2 बार कई लोग बोलते हैं लेकिन ये गलत है। 2 बार खाना, 1 बार पेट साफ होना, ये जो बात है ना वो यूनर साइकिल जो चांद से संबंध रखने वाली स्त्रियों की रहती है और पुरुषों की सौर साइकिल रहती है और 12 वर्ष की ऐसी रहती है। लेकिन उनका संबंध भी स्त्रियों से किस हिसाब से आता है, उनकी मम्मी से उनका जन्म हो गया तो उसमें सोचना जो होता है वो चांद का भी सोचना होता है। और हर एक की भूख की जो टाइमिंग है वो उसने खोज लेनी चाहिए। हमारा जन्म जब हो जाता है वो रात रही तो आप वो एक क्लॉक दिन को लगा दो, समझो 11 बजे आपको रात को जन्म हो गया तो 11 बजे तो आप खाने वाले नहीं है,
लेकिन सुबह को जब आप 6 बजे आपका जन्म हो जाता है, प्राय होकर आप पहली सांस अगर लेते हैं तो वो जो अग्नि सखा वायु है उससे काम अग्नि संरक्षण का हो जाता है। तो उससे 1.5 या 2 घंटे में आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। 6 बजे जिसका जन्म हो गया उसकी भूख की टाइमिंग जो रहती है 9 बजे तक की रहती है, और उसने सिर्फ 9 बजे खाना शुरू भी कर दिया ना तो भी वो आदमी बीमार नहीं हो सकता, उसकी खुद की वो टाइमिंग रहती है। इसका दूसरा एक फायदा भी रहता है आदत का। आदत डाल दी 10 बजे खाना खाना है, 5 बजे खाना है। तो डॉक्टर जी ने मुझे बताया था कि इस वक्त तुम खाना खा के दवाखाने में जाके जाना, क्योंकि एक बार बहुत बीमार हो गया था बुखार की वजह से। तो 10 बजे अगर कोई खाना खाता है तो उसको आदत पड़ जाती है, उस वक्त जो शरीर इसी मूड में रहता है खाने के लिए। तो ऐसे जो लोग रहते हैं जिनका खाने का टाइमिंग फिक्स है, फिर भी वो व्यसन की वजह से अगर कैंसर ग्रस्त हो गए या किडनी की बीमारी वाला कोई भी हो गया और उनको अग्निमान हो गया है, तो कभी भी खाना देने से बदले दवा हो या पेया जो रहते उनको 10 बजे देते जाना, तो भूख लगने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार भूख बढ़ गई ना तो मेनू वनू उठाने से जैसे पूरी माला के हाथ में आ जाते हैं ना, वैसा पेशेंट हमारे हाथ में आ जाता है, आगे की ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। तो ये एक चीज़ जो है वो बिहार के बारे में मत बताइए। कानून का तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें जो दिखाई गई चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन भूतोन्माद नाम का एक उन्माद बताया है। देवोन्माद जो है या देवग्रह जो है ना, उसकी बाधा जो है वो एक चीज़ ऐसी है। और मुखमंडिका नाम की जो जाट खाने वाला जो बताया ग्रह बताए ना, उसमें किडनी फेलियर के पूरे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट इसलिए दैवीय उपासना होती है, युक्ति उपासना से उसका कुछ फायदा ही नहीं होता। उस वक्त हम हमारे महाराज जी से मुलाकात करते हैं और वो जो चीज़ें बताते हैं उनका क्रिएटिविटी लेवल अगर उससे कमाना शुरू हो जाता है। तो ये जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटेड हाउसेस या कोई मन्नत मांग लेना या पूजा अर्चा पाठ जो रहते हैं उसमें कुछ खराब हो जाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, और उसका असर हमारे मन के ऊपर रहता है। कैसा रहता है मैंने बताया, भय है और क्रोध है। सामने वाला आदमी बलवान रहे तो हमें डर लगता है, सामने वाला आदमी अबलवान रहे तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे मन के ऊपर काम करती है और बीमारियों में उसका कन्वर्जन हो जाता है। इसको अभी न्यूरो साइको एंडोक्राइन एलर्जी इस हिसाब से यूरोपीय लोग देख रहे हैं, और 50 वर्ष के बाद हमें वो बोलेंगे ये करके देख लेना। वो चीज़ें आ जाने पहले ही बताइए, आज ही आप जागरूक हो जाना और इस चीज़ के बारे में देरी मत से सोचना। तो ये एक बात मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद चिकित्सा का जो भाग है, इसके पहले संप्राप्ति थोड़ी अलग सी जो है ना, वो हमारे हिसाब से मैं आपको बताता है कि बस्ती में व्यक्त होने के लिए दुख की सब बीमारियाँ रहती हैं। उसमें वात पित्त अगर डोमिनेंस रहे तो मूत्राघात और मूत्र का ज़्यादा होता है। इसके वात पित्त बाकी के मूत्र संघ वात कुंडलिका वगैरह जो बीमारियाँ हैं उनका सूचना होता है। दूसरा कफन संप्राप्ति रहे तो प्रमेय का सूचना चाहिए बस्ती के हिसाब से, और उसकी ट्रीटमेंट होती है। एंड प्रोडक्ट जो होता है वो मूत्र और पुरुष के ऊपर असर अगर होता है तो उसकी सिस्टम तय करने वाली और अच्छी करने वाली जो चीज़ें हैं वो उस द्रव्य में मिल जाएगी। पुरुष विरेचनीय गण अलग दिखेगा, मूत्र विरेचनीय गण अलग दिखेगा, मूत्र संग्रहणीय गण अलग दिखेगा, मूत्र रेचन गण अलग दिखेगा। तो हम कौन सा चश्मा पहनते हैं ग्रंथ पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काशी में एक पहले पुराने जमाने में वैद्य थे, और ऐसी चीज़ें वो बहुत सारी करते थे। तो उनको नाखून भेजने होते थे, तिलू जैसा भेजते थे ना पहले, तो नाखून भेज दिया तो वो पेशेंट की दवा भेज देते थे, नाखून का स्टडी करके। तो सदाशिव पेटी लोग कैसे रहते हैं आपको तो पता है। एक जो पुणे वाले लोगों ने क्या किया, भालू जो होता है ना उसकी नाखून जो है वो काट ली और उनको भेज दिया। तो आदमी वहाँ गुस्सा नहीं हो गया, वही देखना वो कौशली स्थिति हो, उन्होंने उनको एक पेटारा इतना जो बड़ा है ना वो भेज दिया रेलवे से, पुराने जमाने की बात है। और उसमें एक चिट्ठी डाली थी उसने, आपने जो नाखून भेजे है वो भालू के है, उस भालू को अस्थमा है और ये दवा दे दो वो अच्छा हो गया। सोचना चाहिए। मैंने जैसा बखर का बताया ना, पंचकर्म की आपकी PhD कब कंप्लीट हो जाएगी, बखर में भी पंचकर्म कहाँ आ गया है, या कोई पुराना मृच्छकटिक वगैरह नाटक है तो उसमें अगर जिक्र हो गया ना तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आपका ज्ञान जो है वो रास्ता तय होगा। तो मूत्र के बारे में मैंने ये चीज़ बताई, मूत्र संघ जहाँ आ गए, मूत्र दोष जहाँ आ गए, या मूत्र विकार शब्द जहाँ आ गए, ये सब जो चीज़ें वहाँ आपको मुख्य देखना चाहिए, और मुख्य की बीमारी भी देखनी चाहिए। ये इससे बात होती है। ये संप्राप्ति के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैंने कुछ बता दी। अभी एक छोटा सा मुद्दा जो है वो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि सामान्य
विशेष सिद्धांत वाला जो रहते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका असर भी रहता है। लेकिन किडनी फेलियर का रुग्ण है और उसको गोमूत्र पिला दिया तो वो मूत्र बढ़ गया तो अच्छा हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो ये सिद्धांत गलत है, ऐसी कोई बात है क्या है, ऐसी बात नहीं, वो अवस्था उसकी नहीं रहती। लेकिन पहले से अगर कोई आदमी मूत्र का सेवन, गोमूत्र का सेवन अगर करता रहता है तो उसको भूख खराब होने की संप्राप्ति जो है ना, कफज संप्राप्ति उसके शरीर में रहे, कफ की प्रकृति रहे, खाना वैसा उसका गलत रहे और वो बीच बीच में अगर गोमूत्र लेता है ना तो उसको ये बीमारी कभी नहीं होती। इस हिसाब से आपको उस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी धातु पाक से खराब हो जाती है कि मूत्र जो पित्त को बढ़ा देता है, इसकी वजह से कृष्णता और उष्णता की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है। क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ जाते हैं तो आंखें खराब होती है, धुंधला सा दिखता है और इन लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गोकर्णी का मूल और बीज जो है उसका काढ़ा उसके लिए बहुत फायदा करता है। वृक्क की बीमारियां जब हो जाती है तो उसमें गांठें पैदा हो जाती है अंदर और उसकी वजह से किडनी फेलियर के सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है, पॉलिसिस किडनी की बीमारी रहती है। तो वो उसका आकार नहीं बढ़ाते और बीज का जो हिस्सा अच्छा है उसका काम वैसा ही बरकरार होना चाहिए। इसके लिए जो औषधियाँ रहती है उसमें ताम्र वस्तुओं का इस्तेमाल करना जरूर रहता है। और पारिजात, लता करंज और उसके साथ काला गोल जिसको बोलते हैं ना, जो कुमारी से तैयार करते हैं, उसके कुछ योग जो है वो बहुत अच्छा फायदा दे देते हैं। आप लोगों को पता है कि हेवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से किडनी डैमेज होती है और सब दोष जो है वो आयरन के ऊपर आ जाता है। आप जो मछली खाते हैं उसमें लेड रहता है या उसमें मर्क्यूरी रहता है। आप जो खाना धान खाते हैं उसमें से आपके शरीर में ये गलत चीज़ें जाती रहती है, लेकिन दोष जो रहता है वो आयरन के ऊपर ही रहता है। तो इन सब लोगों को पहले ही उनके खून की जांच करवा कर ये करना चाहिए कि आपके शरीर में कितना लेड है, कितना मर्क्यूरी है, और आप पहले देख लो और बाद में आयुर्वेदिक दवाई जो है वो आप लेते हैं। हमने खुद बहुत सारे लोगों को जब दवा दी है तो उन्होंने ये टेस्टिंग कर दिया है, नाक बसना है हमारा, और वो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते तो उसमें नाक दिखाई नहीं देता, फिर भी नाक के पूरे पूरे असर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? खुद जब हम दवा तैयार करते हैं तो ही ये चीज़ हो सकती है। तो आप जब ये तैयार करेंगे खुद तो आपको वैसा ही असर आ जाएगा जब ग्रंथों में आ गया है, लिखा हुआ है। तो मेटल पॉइजनिंग की हस्ती या दिल जो रहता है वो मन से निकाल दो। पहले तो करे गवा मुकरे आ रहा तो ये सामान्य शोधन हो गया, विशेष शोधन हो गया, तो इसके बाद आपके शरीर के ऊपर धातुओं का कुछ भी गलत नहीं असर आता। 100 माइक्रो मिलीग्राम टू 1 नैनो पार्टिकल अगर होता है तो आपके कितने कम साइज के पार्टिकल तैयार होते हैं आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो खुद दवाएं बनाना ये बहुत ज़रूरी है, और खुद दवा बनाकर आप अगर डिस्कस करते हैं तो ये सब चीज़ों का कुछ महत्व नहीं रहता। तो डर मन में रख के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप रिपोर्ट करके सब पेशेंट की ट्रीटमेंट पहले और बाद में करते जाए, डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो आप करते जाए, तो मेडिकल लीगल प्रॉब्लम भी नहीं आती। अभी तो मेरे ऊपर 3 केसेस हो गए थे ऐसे बड़े बड़े, और तीनों भी हमने जीत लिए एक ही हिसाब से, और बाकी की चीज़ों से वो सब चीज़ें उनके पेट में जा रही थी। तो ये सब चीज़ें चलती रही थी। इस हिसाब से एक चीज़ मैं यहाँ लास्ट की जो है बस्ती के बारे में बताऊँगा, पंचकर्म की मैं बताऊँगा के बीमारियों में, कि वमन देने का दिल बहुत करता है भूख के पेशेंट को, क्योंकि उसको जी मचलता रहता है, उत्कलेश है तो दे दो उसको वमन। लेकिन उसके साथ आप मूत्र की क्वांटिटी अगर देखते हैं ना तो इतनी कम होती है कि मूत्राघात के लक्षण जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो मूत्राघात में तो वमन वरीय रहता है, और मूत्राघात जब रहता है तो विरेचन देना जरूर है उसका। तो मैंने पहले सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। वो पूरी तरह का भी काम करेगा, पश्चिमान अवस्था में जो पित्त की है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बस्ती का बहुत इंपॉर्टेंस इस बीमारी में। शतावरिया जो बस्ती नाम की जो बस्ती आ गई है त्रिवर्गीय सिद्धि अध्याय में, वो बहुत मायने रखते हैं, वो आप इस्तेमाल करके देखते हैं। कासनी नाम की वनस्पति है, उसका अर्क जो है क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए फायदा इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई चीज़ कम करना है और छोड़ देना ऐसा नहीं है, आप लक्षणात्मक चिकित्सा जो है वो करते जाए और संप्राप्ति भंग की भी ट्रीटमेंट एक साथ अगर करते गए तो आपको पूरा यश आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पारागंधक के कल्प जो होते हैं ना वो किडनी फेलियर में इस्तेमाल नहीं करने होते हैं ऐसा बताया है, लेकिन जिनकी किडनी ऑलरेडी फेल हो गई उनके शरीर में हमने इस्तेमाल किया तो उसका अच्छा असर दिखता है, ये हमारा तजुर्बा है। तो जिन लोगों की किडनी फेल होने की संभावना है, जिनको रक्तपित्त है, जिनको प्रमेह है, या और कोई एस्पिरिन जैसी दवा ले रहा है और बाद में आगे जाकर आमाशय उसका खराब हो जाता है। आमाशय से स्नेह भुक्क पोषक है, ऐसा सूत्र है। तो भुक्क में जो स्नेह है, जो मूल स्थान बताया है वेद का, वो आमाशय में जो स्निग्धता रहती है उसका पोषण करता रहता है। इसलिए पहला लक्षण जो रहता है वो तड़का लगाया
छोक लगा दिया तो इन लोगों को जी मचलता है, मृत्यु होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। बाद में संप्राप्ति जो है वो किडनी की दिखाई देती है। तो दिल करता है कि उनको वोमन दे दूँ, तो वोमन अगर दे दिया जाए तो वो पेशेंट जल्दी मर जाते हैं। इसमें दूसरी एक बात ऐसी रहती है कि किडनी सिकुड़ जाती है, श्रंकन किडनी। तो किडनी में दो धातु आपको साथ साथ दिखाई देते हैं, मेद और उसके साथ रक्त, और वो सिकुड़ रहा है, संकोच हो रहा है, तो वात के प्रकोप का वो लक्षण है। तो आप जो धातुपाचक जो बताए कलिंगा ने आपको पता होगा, तो उसमें से रक्तपाचक जो है वो देख लो, मेदोपाचक देख लो और मांसपाचक देख लो, माउस पिन के जैसे मुक्त दिखते हैं। और उसमें जो स्निग्ध द्रव्य है इसको पकड़ लो और वो देना शुरू कर दो, उसका आदय बना दो या कल्प छतारी कल्प जैसा बना दो, आपाने में अनुदाने जैसा कुछ आपकी योजना रहेगी उस हिसाब से करते रहेंगे, तो किडनी का साइज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ अगर दूध तैयार करके बकरे का वगैरह मुस्ताड़ी अपन बस्ती में या शतावरी बस्ती के साथ देते तो बहुत फायदा होता है। उस वक्त मेरे मन में एक विचार ऐसा आ गया था कि नाभि में से ऊपर चढ़ते चढ़ते थोरैसिक वर्टिब्रा 12 और लंबर वर्टिब्रा तीसरा जो है वहाँ तक उसका वृक्क का जो है वो स्थान रहता है। और जब हम मेजोडर्म से वो तैयार होता है ऐसा मानते हैं मम्मी के पेट में, तो वो कटीर में तैयार होते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं, ऊपर फिक्स हो जाते हैं। तो वायु विभाजन का ये काम चलता रहता है। इन बिटवीन वो किडनी हमारे नाभि के ऊपर से अगर चले जाते हैं तो नाभिगत वात की ट्रीटमेंट हम उसको करने के लिए कोशिश करेंगे। जिन लोगों का वृक्क श्रिंक हो रहा है, श्रंकन किडनी जिनके, उनके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने वो सोचना शुरू कर दिया, तो ट्रीटमेंट शुरू कर दी और बाद में चीज़ सामने आ गई। और जब ऐसा प्रूफ मिल जाता है तो विचार वो पक्का बैठ जाता है और वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। जब उपविष्ट नाभोद लीन गर्भ IUGR जिसको बोलते हैं ना, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनमें गर्भ जो रहता है, गर्भगत वात, ये सब चीज़ें ना, उसमें गर्भ छोटा सा रहता है, उसका पोषण नहीं होता है, वो सिकुड़ जाता है। गर्भ अगर सिकुड़ जाता है तो वृक्क सिकुड़ने वाली चीज़ें भी उसमें कुछ तो होंगी। लीना के निष्कर्ष से ना वो मत्स्य कोष बढ़ेगा, ऐसा श्लोक वहाँ हुआ है और उसने मत्स्य का इस्तेमाल किया है। नाभिगत वात में भी मत्स्य बताया। तो बिल और मत्स्य ऐसे दो द्रव्य है जिसका घी बनाकर आप पेट में अगर देते हैं, उसकी बस्ती लगवाते हैं और नष्ट करते हैं तो किडनी का साइज बढ़ना शुरू होता है। ये जितना बोलता है इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने जैसा बताया आज आपने बोलना शुरू कर दिया ना तो धीरे धीरे आपका वो पेशेंट है उसके सिम्टम्स कमाने शुरू हो जाते हैं और उसके ट्रीटमेंट का 2-3 बरस का फासला जब गुजर जाता है ना उसके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा निदान आयुर्वेदिक ही होना चाहिए, तो ये बातें तय होती है। सिलिलाइटिस हो गया उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें, टॉन्सिलाइटिस हो गया उसके लिए क्या, ये जो लैंग्वेज है वो आप छोड़ दो। ऐसा रिसर्च हो गया, आप लैंग्वेज जब चेंज करते ना तो आपका कंक्लूजन जो है ना वो गलत आना शुरू हो जाता है, वो भी बदल जाता है। तो आपकी मदर टंग जो है ना उसमें आप सीखते जाओ और आयुर्वेद का निदान पूरा आयुर्वेद का करो। नरगिस दत्त कैंसर हॉस्पिटल में कितने ब्लड कैंसर के पेशेंट हमने देखे, उसमें शुक्रगतवात एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया उसका निदान 10 दिन में मर जाएगा। शुक्रगतवात की ट्रीटमेंट में अभी तक जिंदा रहते हैं। वातज पांडु, वातज कास, ऐसे उनके निदान हो गए और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उनको ल्यूकेमिया हो गया। तो उनका शास्त्र अलग है, हमारा शास्त्र अलग है। आजू बाजू के लोग मुझे हंसते थे वहाँ के डॉक्टर्स कि ये क्या निदान कर दिया, क्या दे रहे हैं। लेकिन जब फर्क आना शुरू हो गया तो उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि ये कुछ अलग बात है, अलग तरीके से होगी। इतना जी तोड़कर मैं आपको क्यों कर रहा हूँ। अभी तक 10वीं कक्षा में जिनको 35 या 38% 38% मार्क्स मिलते थे ना वो BMS को आते थे। अभी 90% के बच्चे जो आ रहे हैं ना तो अच्छा खासा ब्रेन जो है ना वो अभी मिलना शुरू हो गया। इन लोगों के ऊपर इस जमीन में अगर हमने कुछ बोया तो ही अच्छा हो जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें